जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए दुआएं ही छोड़ सकता हूं। तो किस तरह से छोड़ी जाएंगी? आपका अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल है। आपके लिए खुशियों के द्वार चारों ओर से खुले रहेंगे। आप जब चाहें, जैसे चाहें चढ़ जाएं, जैसे चाहें उतर जाएं। दुआ करते हैं कि आपका ये सफर खुशनुमा रहे और खुशियों से भरा रहे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, रिव्यूअर्स। आज फिर मैं एक और एपिसोड विन लाइफ लाइक ए वॉरियर के साथ हूं आपके साथ। और आज के मेरे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे वॉरियर हैं जो वॉइस के वॉरियर हैं। वॉइस वॉरियर आई विल कॉल हिम, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज को जिस बुलंदियों में पहुंचाया है, जिस तरीके से उन्होंने आवाज के थ्रू दुनिया को इंस्पायर किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये वो हैं जो जिन्होंने अपनी वॉइस के थ्रू पूरे हिंदुस्तान की मेट्रो में जिन्होंने आवाज दी है। आप जब मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आप एक सेंटेंस जो कभी नहीं भूल सकते हैं, वो है प्लीज माइंड द गैप। सो ये जो सेंटेंस है और ये जो आवाज है, जब तक हुडा सिटी सेंटर रहेगा या राजीव गांधी चौक रहेगा, तब तक आप ये नहीं भूल सकते हैं। उसके साथ साथ ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने वॉइस के वजह से आज कई सारी फिल्मों में काम किया है। और उनमें से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, जैसे नो वन किल्ड जेसिका, मकबूल और सुल्तान जैसी फिल्मों में इतनी जो हाई प्रोफाइल फिल्में हैं उनमें इन्होंने काम किया है। उसके साथ साथ ये हमारे एक वेटरन न्यूज रीडर रहे हैं, न्यूज एंकर रहे हैं, जो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शालीनता से जो न्यूज पढ़ते थे और जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता था कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बातें करना, किस तरीके से बैठना है। तो ये सब चीजों की मैं इनकी क्या तारीफ करूं, क्योंकि हमने तो इनको बहुत ही अरसे से देखा हुआ है। जब इनसे बात करेंगे तो ये सारी बातें उनसे निकल के आएंगी। सो नारायण साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जिसका नाम है विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। एंड इससे पहले कि मैं कुछ ज्यादा बताऊं, आप ही बताइए कि समी साहब कि आप किस तरीके से शुरू से ही आपने सोचा था कि आप इंजीनियरिंग करेंगे और फिर उसके बाद में इस तरीके से आपका चेंज ओवर होगा। तो पहले जरा बचपन की बातें बताइए कि आप कैसे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राघव। मैं सही पूछिए तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेस्टिनी। यस। और जैसे हम हिंदी में नियति कहते हैं, वो नियति, वो डेस्टिनी आपको जिंदगी में कहां से कहां ले जाए कुछ मालूम नहीं होता। एंड यू नो, लाइक वंस यू आर इन स्कूल, आई थिंक एवरीथिंग रिमेन्स वेरी अनसर्टेन। आपको बहुत से आप बड़े बड़े मासूम ख्वाब पिरोते रहते हैं अपनी जिंदगी के, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि कौन सा ख्वाब साकार होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, क्योंकि वालिद साहब, मेरे फादर साहब हमेशा से जबकि फौज में थे लेकिन ज्यादातर दिल्ली में रहे, तो मेरी स्कूली तालीम दिल्ली से ही है। जब मैं पढ़ रहा था तो मतलब आई ऑफ कोर्स हैड एन इनबॉर्न इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट, बट ये वॉइसिंग एज अ करियर नहीं मालूम था कि ये भी कोई पेशा होता है। वो तो एक जमाना जब लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के लिए भागते थे। जी, वो ऑप्शंस बहुत कम होती थी। आप यहाँ पे इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, और अगर आप बहुत ही लायक हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए, और अगर आप बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं तो वकील बन जाइए, है ना। तो ये चंद चीजें होती थी। और वंस आई ऑप्टेड फॉर साइंस, तो नेचुरली जब आप स्कूल पास करके आते हैं तो तब तक ये था कि थोड़ा बहुत संगीत का शौक, कॉलेज के मतलब स्कूल के बैंड में थोड़ा ड्रम्स बजा लिए, ये जो बेसिक बहुत ही अमेच्योर जो होते हैं। तो तब घर वालों ने कहा, भाई अब तुम क्या करना चाहते हो, तो आप इंजीनियर बन जाइए। सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लीजिए। उस जमाने में हमारा द वर्ल्ड वाज नॉट सो कंपैरेटिव, यू नो, लाइक इतनी मारामारी नहीं होती थी। आप अगर एक माशाल्लाह अगर आप फर्स्ट डिवीजन ले गए तो आप फिर आराम से
उस कॉलेज में घुस सकते थे, कम से कम इंजीनियरिंग शुरू कर सकते थे। सो आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग। तो ये तमाम बातें होती रही। फिर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में बहुत तरह की गतिविधियां होती हैं, और फिर आपका अपना एक वर्ल्ड होता है जिसमें आप एक छोटा सा बैंड बना लेते हैं। उसमें यू पोक योर नोज एवरीवेयर, आप गा भी लेते हैं, आप म्यूजिक भी कंपोज कर लेते हैं, शेर व शायरी भी कर लेते हैं। तो जो बहुत एक अमेच्योर लेवल पे सारा कुछ होता है ना साहब, तो इस तरह से मैं भी करता रहा। और जब मैं 4th ईयर में पहुंचा साहब, 77 की बात है, तब मेरे कॉलेज का ऑडिटोरियम बन रहा था। तब तक मुझे वॉइसिंग का भी नहीं पता था कि वॉइसिंग, अमीन सियानी साहब को सुनते थे, मेलविल डिमेलो को सुनते थे, तो अच्छा लगता था कि दे स्टैंड आउट। उनके बोलने से लगता था कि ये कुछ अलग दुनिया के लोग हैं। बट करियर के बारे में नहीं पता था कि ये भी करियर होता है। सो खैर साहब, मैंने जब वो ऑडिटोरियम बन रहा था तो 2-3 अमेरिकन आए हुए थे जो उस सभागार, उस ऑडिटोरियम के एक्यूस्टिक्स को चेक कर रहे थे। तो और वो जीना लगा के, सीढ़ी लगाकर ऊपर बड़े बड़े स्पीकर्स को टांग रहे थे। लेकिन उनको कैलिब्रेट करना होता है कि स्पीकर को कितना मोड़ा जाए, ताकि वो जो एक्यूस्टिक्स कैलिब्रेशंस होती हैं, हॉल में गूंज तो नहीं आ रही, रिवर्ब तो नहीं आ रहा, एको तो नहीं हो रही, तो इसके लिए उनको किसी शख्स की जरूरत थी जो माइक्रोफोन पे ऑडियो चेक दे सके। और हम लोग भी एज अ स्टूडेंट्स, हम लोग भी गए हुए थे ऑडिटोरियम में। बड़ी जिज्ञासा थी कि ये इतना भी तवज्जो क्यों देते हैं इन चीजों को। पहली बार मालूम पड़ा कि कौन से कॉलेज की बात थी? ये YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बात। अच्छा, वहीं ऑडिटोरियम बन रहा था? जी, वहीं बन रहा था। ओके। तो USIS से अमेरिकन आए हुए थे। कोई हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनको जानते होंगे। उन्होंने कहा साहब आपके मशवरे की जरूरत है, आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो इस तरह से हम भी देख रहे थे, 30-40 विद्यार्थी थे उसमें। और ये देखिए कि अगर 30-40 स्टूडेंट्स में आपको बिना जाने कि आप कौन हैं, आपको कहें कि आइए, कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन सो दैट वी कैन कैलिब्रेट आवर स्पीकर्स। तो सब मैं चला गया और मैंने हेलो हेलो कैसे हैं हिंदी में बोलना शुरू किया कि थोड़ा मजाक भी हो जाएगा और इनको कौन सा समझ आएगा, ये तो अमेरिकन। सो वो जो शख्स सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था साहब, वो सीढ़ी से नीचे उतर आया। तो मैंने बोला यार, ये या तो मुझे डांटने आया है कि तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा था, बोल तुम कुछ रहे हो। The moment he came down and he told me, don't you think you're wasting your time? सर यार कैसी बात कर रहे हो भाई, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तुमको पढ़ाने के लिए, और अब माशाल्लाह 4th ईयर में भी पहुंच चुके हैं, और वो अब वो कह रहे हैं कि आपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो नहीं, आपने हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस, कि आप माइक्रोफोन पे कैसा सुनाई देता आपकी वॉइस। सो मैंने कहा जी मैंने तो इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। I never bothered very frankly. He says, okay, fine, we are from USIS, United States Information Service, which is at Curzon Road, Delhi. आजकल वो कस्तूरबा गांधी मार्ग है, एक जमाने में उसे कर्जन रोड कहा जाता था। करेक्ट। तो हमारा एक स्टूडियो है, साउंड स्टूडियो, जहां से हम एक फीचर भेजते हैं। उस समय सैटेलाइट तो नहीं होती थी, एक स्पेशल ट्रांसमीटर्स होते थे, उनके थ्रू वो फीचर जाता था। INB उनको एक सिग्नल टावर देता था और उस हिसाब से उनको भेजा जाता था। तो मुझे मालूम नहीं है कि वो यूनिट क्या है, बट देन बाद में मालूम पड़ा। फिर उन्होंने जाते जाते कहा, डू यू नो व्हाट इज दैट स्टेशन कॉल्ड? इट्स नोन एज VOA। सो मुझे मालूम नहीं था व्हाट VOA स्टूड फॉर उस जमाने में, कि वॉइस ऑफ अमेरिका है ये। yes. तो खैर मैं गया सब नेक्स्ट डे। तो पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने बड़ा खूबसूरत स्टूडियो देखा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा। फिल्मों में देखा था, वो गाने वाने रिकॉर्ड करते हैं, तो और यू नो लाइक, तो फिल्मों में जो दिखाते थे आपको। इनफैक्ट आई रिमेम्बर समी जी की आफ्टर द BBC, if people used to listen any credible news, it was Voice of America ना। जी। तो खैर मेरे को जब तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वॉइस ऑफ अमेरिका अगर अमेरिकन है तो हिंदी क्यों, है ना। खैर वहां गए तो सेम
जो शख्स मुझे मिले थे उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टिंग हेड मिस्टर फ्लैनेगन थे, उनसे मुलाकात कराई और उन्होंने कहा ओके फाइन यू हैव कम फॉर द ऑडिशन, सब तैयारी होती है उनकी। हाँ, और मैं सब बहुत कॉन्शियस होके एक नॉर्मल लोकल बस पे चढ़ के उनके यहाँ पहुंचा और पहली मर्तबा बड़ा खूबसूरत मैंने नजारा देखा, अच्छे अच्छे ऑफिसेस है ना, बड़ी सी, और पहली मर्तबा देखा कि लोग मतलब कैंटीन में भी बियर मिलती है, तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, जहाँ पर मतलब चाय भी मैसर नहीं होती वहां आपको बियर मिल रही है ना, तो सब कुछ बहुत अजीबो गरीब लगा सब कुछ। तो खैर जनाब मैं चला गया और जाके एक स्टूडियो देखा पहली बारी कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, फिर एक साउंड लॉक होता है, 2 दरवाजों के बीच में एक साउंड लॉक होता है, फिर अगला दरवाजा पार करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, एक कंट्रोल रूम होता है। तो खैर उन्होंने मेरे को एक पन्ना हाथ में पकड़ा दिया। तो आप तो ये जानते ही हैं कि जब आप व्हेन यू ऑप्ट फॉर साइंस तो आपकी हिंदी छूट जाती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका जो माध्यम है, जो मीडियम है वो अंग्रेजी हो जाता है। मैक्सिमम 8th क्लास तक हिंदी पढ़ते हैं आप। हाँ, वो 8th क्लास तक, उसके बाद एक छोटा सा आपको पेपर क्लियर करना पड़ता है जिसे एलिमेंट्री हिंदी कहते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो हमारे जमाने में तो यही होता था। तो खैर तो मैंने अब 4th ईयर तक पहुंचने के बाद हिंदी भी एक तरह से छूट चुकी थी, पर बोलता अच्छी था मैं, उसमें कोई खामी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। तो व्हेन दे गिव मी अ पेपर आई रेड आउट एंड तो मैं जब पढ़ रहा था साहब, वो बस 10-12 लाइनें होंगी। जब मैं पढ़ रहा था तो जो कंट्रोल रूम में शीशे के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है, जितने अमेरिकन खड़े थे और एक जो हिंदी हेड थे उनका नाम मिस्टर शास्त्री। ओके। तो उन तमाम लोगों के चेहरों पर जो उनके तासुरात, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो बहुत स्माइलिंग थे, बहुत पॉजिटिव थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको मैं जो पढ़ रहा हूं, और पहली मर्तबा जिंदगी में माइक्रोफोन फेस किया था इस तरह से किसी स्टूडियो का। एब्सोल्युटली। तो देखा तो उनको अच्छा लग रहा है, खत्म कर लिया। मुझे ये भी नहीं आता था कि वापस कैसे आते हैं 2 दरवाजे खोल के, तो उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला और मुझे बाहर ले गए। तो उन्होंने कहा यू आर साउंडिंग वेरी गुड, यू आर नाइस नाइस वेरी नाइस, यू गॉट अ नाइस वोकल कॉर्ड्स। तो तब वोकल कॉर्ड्स भी नहीं पता था किसे कहते, है ना। तो शास्त्री जी ने कहा माशाल्लाह क्या गला पाया तुमने, उन्होंने हिंदी में कहा, तब तमाम बातें समझ आई। बेटा बहुत अच्छा पढ़े हो तुम, बहुत अच्छा पढ़े हो, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है, हाँ, उसी तरह से बोली जाती है। बस तुमने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि वो प्रतिभा शब्द था, तुमने प्रतिभा पढ़ दी, तो बड़ी की मात्रा लगा दी। तब तक मुझे नहीं पता था कि छोटी मात्रा क्या होती है और बड़ी की मात्रा क्या होती है। तो ये जो 2-3 टिप्स देने के बाद तो वो जो मेरा व्यू पॉइंट था हिंदी के प्रति, जो दृष्टिकोण था, वो बदल गया था। मैंने कहा हाँ यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं, 8वीं जमात तक हमने पढ़ी भी है कि वो मतलब अगर रुतबा है तो छोटा ऊ है, रुतबा होता तो बड़ा ऊ होता, है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें समझ आई, तो मैंने कहा साहब मैं क्या इस गलती को सुधार सकता हूँ जो मैंने यहाँ मिस, हाँ बोले जाइए, आपका अपना स्टूडियो जाइए। जब मैं अंदर गया तो मैंने फिर पढ़ा साहब, तो इस बार बिल्कुल करेक्ट पढ़ा, और थोड़ा और शिद्दत के साथ पढ़ा और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा, क्योंकि तब तक 5 मिनट की जान पहचान हो चुकी थी। करेक्ट। इस तरह से साहब फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी स्क्रिप्ट पढ़िए, फिर उसके जब पहली आप हॉस्टल में रह रहे हैं और कोई आपको उसके पैसे दे दे तो आपको कितना अच्छा लगता होगा, सोचिए। करेक्ट। तो यहाँ से साहब इब्तिदा एक शुरुआत हुई, एंड दिस वाज द बिगनिंग, बट देन हाउ टू नाउ। इसमें एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है जो आपने बोला ना कि जब वो व्हाइट मैन नीचे आके आए तो आपको डर लगा कि कहीं ये मारेगा तो नहीं। हाँ, ऐसा सेंटेंस बोल रहे थे जिससे आपको ऐसा लगा था। नहीं, मैंने तो यही बोला, मैंने कहा अच्छा गौरव तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, उधर से भी कमाते हो इधर से भी कमाते हो, कुछ इस तरह की बात कर रहा था, ताकि ये बड़ी बेवकूफियां वाली बात होती है कि आपने, ताकि वो जो आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं वो बड़ा हंस लें थोड़ा सा, एज ए स्टूडेंट। और मेरे को ये था कि इनको कौन सा समझ आ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने जब वो सीढ़ी से नीचे उतर के आया तब मुझे डर लगा भाई इसको समझ तो नहीं आ गया, है ना। सो बट एनीवे, बट ही मेंट समथिंग एल्स। यस। तो लाइक तब हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा आप मैंने कहा साहब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इस तरह से हर रोज तो आ नहीं सकता आपके पास। उन्होंने बोला नहीं आप
सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, आप आया कीजिए। और कुछ लोगों ने भी हेल्प की, जहाँ मैं इन प्लांट ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ के सुपरवाइजर अच्छे थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दिन में अगर जाना भी चाहें तो चले जाइए, शाम को आके ट्रेनिंग कर लेना। शिफ्ट्स होती है ना फैक्ट्रीज में, तो आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग में इन प्लांट ट्रेनिंग्स होती है, आपको अटैच कर दिया था। तो फोर्थ ईयर में को कर दिया गया था। तो खैर मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में कोई 6-7 महीने तक ये करता रहा। फिर उसके बाद कॉलेज वापस आना था, मतलब एक रेगुलर स्टडीज में आना था, अपने 5 साल मुकम्मल करना था। तो इस तरह से सर मेरा ये जो शुरू हुआ। सो उसके बाद समी जी फिर आप आई थिंक आपकी इंजीनियरिंग जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने किया। जी हाँ, मैंने स्पेशलाइजेशन पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आया। तो पहला ये था कि जो कॉलेज की प्लेसमेंट हो गई, तो घर में ये बताते भी शर्म आती थी कि ये सब आई वांट टू मेक दिस एज अ करियर, जो मैं ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाला जो है। पर तब तक ये हो गया कि मेरे ना कुछ दोस्त जो वहां पर मित्र बने थे वॉइस ऑफ अमेरिका में, वो थोड़ा बहुत ये विविध भारती के लिए कमर्शियल्स में वॉइस दिया करते थे। ओके। दिल्ली में नया एक स्टूडियो हुआ करता था प्राइवेट वाला। ओके। तो वहां पर जो लोग नॉर्मली बॉम्बे से बनवाते थे, जो कमर्शियल्स बनते थे, जो विज्ञापन बनाए जाते थे, तो दिल्ली में जब शुरू हुआ तो एक वैक्यूम था मेल वॉइस का। तो महिलाएं तो थी, लेकिन 1 या 2 पुरुष होंगे। तो उनको कहा नहीं और चाहिए हमें, तो इसलिए मुझे, वो मेरी दोस्ती हो गई थी उनके साथ कि आप आइए। और तो धीरे धीरे हर सैटरडे संडे में थोड़ा विज्ञापनों के लिए भी आवाज दे देता था। ओके। तो उससे जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड होता है, जो ऑडियो एडवर्टाइजिंग होती है, उस जमाने में एक विविध भारती होता था, विविध भारती होता था। हाँ, फिर धीरे धीरे उसकी वजह से फिर किसी ने सपोज कीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई या कुछ किया, तो तब भी वॉइस ले ली। तो इस तरह से ये सिलसिला पर वापस आ गया। उससे मुझे एक एडवर्टाइजिंग की फील आनी शुरू हो गई थी, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। तो जब मेरे को एस्कॉट्स ने कॉलेज में प्लेसमेंट की साहब मेरी, तो उन्होंने वो मोटरसाइकिल डिवीजन, ओके। तो वो ये था कि एक जवानी का जोश होता है, आप बहुत ज्यादा कई बार इलॉजिकल बातें भी कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह शख्सियत भी ठीक है आपकी, आप बोल भी अच्छा लेते हैं, आपकी ऑडिटरी स्किल्स भी अच्छी हैं, तो हम एक मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं जिसको आप बॉबी फिल्म में भी देखेंगे। हाँ, और उसको ऋषि कपूर चलाएंगे। तो तब तक फिल्म रिलीज हो गई साहब। उसमें हम बड़े फैसिनेट हुए कि वो ऋषि कपूर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिन्होंने ऋषि कपूर के लिए सेकंड किया और ऋषि कपूर को सिखाया है मोटरसाइकिल चलाना, वो आपको भी सिखाना चाहते हैं। तो मुझे आई वाज ऑलवेज quite fascinated by mobiking, like एडवेंचर होता ही है, एडवेंचर होता है कॉलेज में। एंड मेरे पास फौजी बेटा होने की वजह से बुलेट तो थी मेरे पास। हाँ, तो वो बड़ी छोटी सी मोटरसाइकिल आई। उन्होंने कहा और देखो सबसे अच्छी बात यह बेटा, being a youngster we want you to sell this bike amongst girls। तो पहली बारी कॉन्सेप्ट आया कि मोटरसाइकिल को भी लड़कियों के बीच में बेचा जाए। ओके। तो ऐसे यार, तो मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए कि तुम एक क्वालिफाइड इंजीनियर कहाँ से कहाँ आ गए तुम। ये ठीक है तुम स्कॉट्स में लग रहे हो, तुम्हें मतलब जो एक डेजिग्नेशन भी इंजीनियर की मिली हुई है, लेकिन अब तुम ये क्या स्टंट राइडिंग करोगे, है ना, और कूदोगे, छलांग लगाओगे। सो मैंने वो सब किया सब। तो पर फिर उसके बाद कुछ मेरे एक हादसा हो गया मेरे, क्योंकि एक्सीडेंट सा हो गया। तो घर वालों का नथिंग डूइंग, बहुत हो गया अब तुम। सो देन आई जॉइन लार्सन एंड ट्यूबरसन। ओके। पर मैंने ये जो था ना, ये मेरा जो वॉइसिंग का yes. ये बंधा रहा था। मैं हर सैटरडे किसी स्टूडियो में जाना, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बन जाती थी। एब्सोल्युटली ना, और जान पहचान बढ़ जाती थी। एब्सोल्युटली। इस तरह से फिर एक बहुत पॉपुलर गुरबानी का शो आया था, टेक्सला टीवी गुरबानी करके, which were very popular amongst Sikhs actually। तो उससे मेरा फिर when I was doing that and then somebody spotted। यहाँ मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा। आई बिलीव जब आप LNT में आए थे, इनफैक्ट ये आपने सच बोला कि एस्कॉट्स में सिंस यू वर डूइंग स्टंट राइडिंग, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ,
Yeah. It damaged your nose also. Nose mirage. Yeah. And then you switched over to the L&T. L&T used to be very famous company in जी हाँ, बहुत prestigious थी. those times. I remember. 83 में I was also in HL, तो बहुत सारे लोग छोड़ के वहां से फिर L&T में जाते थे. जी जी जी. तो वहां आपको काफी आई थिंक सपोर्ट मिला आपके जी, सपोर्ट इस तरह से मिला कि जब मैं एक बार मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को इतना ही कहा था कि सर आई कांट सेल बोथ द बोट्स. मेरा जो मन है वो इस प्रोफेशन की तरफ है, लेकिन मेरी एजुकेशन कहती है नहीं, मैं आपसे जुड़ूं, और घर वाले भी यही चाहते हैं. तो उन्होंने फिर सलाह दी थी मुझे. एक्चुअली दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. उन्होंने जब इतना बड़ा, देखिए, रिस्क ले रहे हैं आप, L&T जैसी कंपनी को छोड़कर, और एक बड़ी ही अनसर्टेन प्रोफेशन में आ रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. तो देन उन्होंने कहा देखो, ऐसा पढ़े लिखे हो, L&T में काम कर चुके हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोशिश करके देख लो जहां तुम्हारा दिल करता है, और फिर 2 साल के बाद इस पोजीशन पे तो ले ही लूंगा तुम्हें. ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं. ठीक है. तो साहब वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, तो छोड़ा, और फिर मैं आ गया. घर वालों को थोड़ी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी. नेचुरल. फौजी आदमी थे, देखा कि ठीक ठाक ही कर रहा बच्चा, तो मैंने इतना कहा कि जितना L&T से कमा रहा हूँ उतना तुम्हें कमा से ज्यादा ही ले आऊंगा. तो ये जो तमाम बातें थी, ये जो सारा था, ये होने के बाद मतलब इस तरह से वो चलता रहा. ठीक ठाक मेरा काम चल गया. फिर मैंने नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं ये गुरबानी का प्रोग्राम कर रहा था, तब मेरी मुलाकात, तब रेडियो ने, ये बड़ा पॉपुलर हो गया था, ये जो सरब सांझी गुरबानी थी. तो I remember this. हाँ ना. तो उसको वो टेलीविजन पे भी लाना चाहते थे. तो जब वो टेलीविजन पे लाना चाहते थे तो वो ऑडिशंस कर रहे थे. नहीं, पहले उन्होंने कहा कि साहब ये गुरबानी की रिकॉर्डिंग्स करते हैं कुछ. तो उन्होंने कहा ठीक है. दूरदर्शन ने कहा कि हमने रिकॉर्डिंग्स कर ली, लेकिन कोई ऐसा शख्स भी चाहिए जो इसके एंकरिंग भी करते. सिंस मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है, मेरी मातृ जुबान पंजाबी है, तो मैंने पंजाबी में बोला. और वो जो कैमरामैन था, उस जमाने में फ्रीलांस कैमरामैन सिर्फ दूरदर्शन से ही आया करते थे, जो हु कुड ऑपरेट द VTRs एंड द फिल्म कैमरास में. बॉम्बे में तो होते थे, लेकिन दिल्ली में नहीं थे. तो जो शख्स मुझे शूट कर रहा था, उसने कहा कि वो दूरदर्शन की तरह कि यार ऐसा है कि तुम इसको छोड़ो प्रोग्राम को, यार हमारे यहाँ पर न्यूज रीडर्स के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि एशियाड 82 आने वाला है. एक तो टेलीविजन कलर्ड होने जा रहा है, और उनको नए एंकर्स की जरूरत है, न्यूज एंकर्स. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे हम. तुमने अरे वो तो स्टार्स लोग होते भाई, किससे बात कर रहे हो तुम, है ना. हम कहाँ और वो लोग कहाँ. मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट सलमा सुल्तान, नीति रविंद्रन, गीतांजलि अय्यर, तेजेश्वर सिंह, सरला माहेश्वरी, सल्ला महेश्वर, दिग्गज लोग. और मैंने कहा साहब उनके आगे तो मैं कहाँ. मतलब मैं तो यही बहुत है जो माइक्रोफोन इधर ही संभाल लेता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ यार, 20 रुपए का सवाल. ऐसे 20 रुपए कहाँ. बोले एक पे ऑर्डर लगेगा, आप भर दीजिए. तो इस तरह से मैंने पे ऑर्डर भरा, और मुझे बुलावा आ गया. बुलावा आया तो उसमें कम से कम नहीं तो 300 के करीब बच्चे थे जिनका वॉइस टेस्ट होना, सो कॉल्ड ऑडिशन, जिसे एक्चुअली ऑडिशन कहते हैं. वो भी आई बिलीव 10,000 एप्लीकेशन थी. हाँ जी, 10,000 एप्लीकेशन. बाद में मालूम पड़ा कि उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन आई थी. तो शॉर्टलिस्ट करते करते 300 को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया. सो जब मैंने बोला, तो पहले तो सब होता था, जरा सा बोला, नेक्स्ट, जरा सा बोला. तो मैं देख रहा था, वो एक ही कमरे में सब खड़े होते थे, भेड़ बकरियों की तरह. और मेरी बारी आई तो मैंने भी कहा कि चलो पहली लाइन पढ़ के रोक दिया मैंने, मुझे भी निकालेंगे ही, मेरा भी हर्षद यही होगा. तो मैंने जैसे पढ़ के रोका, तो अंदर से आवाज आती है कंट्रोल रूम से, नहीं आप पढ़ दिए और पढ़िए. तो सब हैरान हो गए कि बाकियों को एक एक लाइन के बाद ही मना कर दिया, मुझे कहा जा रहा है कि और पढ़िए. तो साहब मैंने और पढ़ा. उन्होंने कहा नहीं आधा पेज और पढ़िए. खैर बात खत्म हो गई, मैं बाहर आ गया. तो सोचा नहीं था कि इतना 300 बच्चा बाहर अभी लाइन में खड़ा है और इतनी जद्दोजहद चल रही है, कहाँ मेरा काम. पर मुझे कोई 10 दिन के बाद एक लेटर आता है. उन दिनों में
खत आया करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कि आप एक रिटन टेस्ट के लिए आइए। हम रिटन टेस्ट के लिए चले गए, लेकिन मेरे को एक कॉम्प्लेक्स था सर, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। ओके ओके। तो मैंने कहा साहब मैं, और वो भी खासकर हिंदी में, बिकॉज क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में हो गया था। प्रैक्टिस थी नहीं। हाँ, तो खैर मैंने बहुत ही धीरे 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 जो भी मुझे मौजूद, जो भी टॉपिक दिया गया, जो भी विषय था, उस पर 10 पंक्तियां लिखनी थी, तो मैंने लिख दी सब। ठीक ठाक लिखा गया, और कोई 1 महीने के बाद एक चिट्ठी और आती है कि अब आपका कैमरा ऑडिशन। ओके। तो अब वो 300 में से आई थिंक, हमें याद है वो जो मेरे साथ रिटन टेस्ट में आए थे वो 50 लोग थे। ओके। तो 50 में से फिर जब मैं कैमरा टेस्ट के लिए पहुंचा तो 25 रह गए। ओके। अब क्या है कि शम्मी नारंग अल्फाबेटिकली बहुत बाद में नाम आता है, आई नो। ठीक है। तो वो लोग अंदर जाते जा रहे हैं, और उस दौरान उन लोगों ने भी अप्लाई किया था जो ऑलरेडी दूरदर्शन के अनाउंसर्स थे, और बड़े खूबसूरत चेहरे थे। ओके तो वो भी देखा, वही देख के हम खुश हो गए, यार इनको देखते हम लोग, है ना। वो भी जा रहे थे देने के लिए ऑडिशन। फिर तो बिल्कुल ही नाउमीद हो गए कि हमारा अब कहाँ होगा, हो ही नहीं सकता ये तो। खैर लास्ट में जनाब हमारा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद तो खैर मेरा, अगर 25 लोग बुलाए गए थे तो मेरा आई थिंक 24th था, जिसमें से 25th आया ही नहीं था। तो सोचो एक तरह से लास्ट का ही था। ओके ओके। मैंने कहा अब तो वैसे भी ज्यूरी भी थक गई होगी, पैनल भी थक गया होगा। खैर जनाब मैं अंदर गया, जो भी उन्होंने अच्छा मेरे से पढ़वाया, और बिलीव कीजिए मुझे कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं थी। मैं इतना कैजुअल होके गया, एक टी शर्ट पहन के चला गया, और उन्होंने, हाँ, मैंने कहा होना तो है ही नहीं, है ना। और मैं प्ले कर रहा था शीला भाटिया जी के साथ, वो कौन मिस करेगा, ये करते हैं, वो प्ले करते हैं, इसमें तो ऐसे चलो देख लिया कि दूरदर्शन क्या होता है। एंड पता नहीं साहब 7 दिन के बाद एक और खत आता है कि आप जो लोकल बुलेटिन जाता है 7 बजे का, उधर आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप 3 दिन उनको सुनेंगे। सिलेक्शन हो गया, समझ ही ना आए, कोई कोई जान ना पहचान कुछ नहीं। फिर एक कोई किसी से पूछा, भाई ये तो, फिर मैं एक दिन आया तो मेकअप रूम वाले में से मैंने पूछा, भाई देखो मेरा सिलेक्शन हुआ है, कम से कम इतना बता दो कि ये शर्ट के साथ टाई पहननी होती है नहीं पहननी होती। तो क्योंकि वो सरकार में होता ना, अरे आ जाना बस, है ना। तो ये पता किया साहब। तो खैर जब पहला बुलेटिन नहीं पढ़ा तो 3-4 दिन मुझसे प्रैक्टिस कराई, और इन्होंने 5वें दिन मुझे बुलेटिन पे बिठा भी दिया। अब आप सोचिए, कोई जान ना पहचान, मेकअप रूम एक ऐसा था जहां पर देखता था चेहरे, डर के मारे मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा, और आप पढ़ रहे हैं एक पूरे, मतलब दूरदर्शन की न्यूज मींस which a news reader at that time was treated like a star. Absolutely, absolutely. All India Radio. मतलब ऑल इंडिया रेडियो से भी कहीं बढ़कर। करेक्ट। तो खैर, और मैं एक ये जो बात थी, जो मुझे सिलेक्ट करने वाले थे, वो बहुत ही मशहूर देवकी नंदन पांडे जी थे, जो क्या मशहूर आवाज थी उनकी, ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एक्चुअली। यस एब्सोल्युटली, ठीक है। सो उन्होंने खैर जनाब, तो इसलिए ये भी था कि आई डोंट वांट टू लेट एनीवन डाउन आल्सो। तो खैर जनाब मैंने कर लिया। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती चली गई, जैसे मैडम इंदिरा गांधी टोल्ड, उनकी एक रिपोर्ट बनती थी जब वो टूर से वापस आती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है कि कांग्रेस का जो भी हेडक्वार्टर होता था या पीएम हाउस से डीजी को रिक्वेस्ट की गई कि जब भी मैडम लौट के आया करें और उनकी जब रिपोर्ट तैयार हो तो उसके पीछे जो वॉइस आएगी वो शम्मी नारंग की होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये these were all feathers to my cap actually. Absolutely, absolutely. And like वो जुड़ते चले गए वो। Absolutely, absolutely. वो उस तरह से फिर ये एक सिलसिला फिर बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल 2 महीने में मैं नेशनल पे भी आ गया सब। नेशनल पे एक बार आ गए, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फिर यहाँ से जो, हाँ उन्होंने ये ऑप्शन रखी, ये ऑप्शन थी कि आप रेगुलर के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया साहब, उधर ऑप्शन थी कि इधर यू बिकम रेगुलर और यू बिकम अ कैजुअल। तो आई नेवर वांटेड टू, बिकॉज़ मेरा वॉइसिंग का बहुत अच्छा करियर भी चल रहा था साथ साथ। एंड आई गॉट मैरिड टू द लेडी, जिस लेडी से whom I got married,
शी इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, आई नो बड़ी म्यूजिशियन है। और फिर मिसेस डॉली नारंग। डॉली नारंग बहुत अच्छा गाती हैं। वो जयदेव जी से Okay. जो बड़े मशहूर बॉम्बे के, उनसे बॉम्बे में सीखती थी। तो कहीं हमारी एक स्टेज पे ही मुलाकात हुई थी जहाँ हमारी शादी के सिलसिला आगे बढ़ा। जरा तो बताइए उसके बारे में भी जरा। कुछ नहीं साहब, मैं फिर बहुत बड़ा एक एंकर बन गया, क्योंकि दूरदर्शन से पहले ही एंकरिंग भी होती थी मेरी। तो ऑल इंडिया वोकल कंपटीशन था, ऑल इंडिया वोकल कंपटीशन में वो गाने के लिए आई थी, मैं एंकर कर रहा था। तो वो एक म्यूचुअल एडमिरेशन होती है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी। तो वहां हो गया, और बहुत जल्दी फिर हमने डिसाइड कर लिया दैट वी मस्ट गेट मैरिड। सो इस तरह से सिलसिला बढ़ा। और फिर उनके घर वाले जबकि इस तरह से, बिकॉज क्या होता ना कि हमारे करियर को कोई बहुत सॉलिड करियर नहीं माना जाता था उस टाइम, है ना। एक अनसर्टेनिटी हर एक के जहन में रहती थी। yes. तो वो हर इंसान अनिश्चित है, तो फिर वो थोड़ा उनको समझाना मुश्किल होता था। तो खैर फिर बताया कि साहब आपका भी, बेटी का भी इंटरेस्ट यही है, मेरा भी यही है, जबकि वो बहुत बड़े खानदान से थी। तो पर ये एक मुख्तसर सा, मतलब किसी तरह चलो शादी वादी हो गई। और वो मेरा म्यूजिक संभाल लेती थी जब मैं ऑडियो विजुअल्स बनाता था। तो फिर मैं खुद म्यूजिक कंपोज कर लेता था, वो गाती बहुत अच्छा थी। तो हमारा कम से कम ये था कि जो एक, जिस वजह से हम डर रहे थे, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी एंड द रेवेन्यू आल्सो ना जी, yes. खर्चा पानी भी ठीक चलना चाहिए ना सब। Absolute. तो वो बड़ा अच्छा हो गया सब, क्योंकि देन आई बिकेम द मोस्ट यू नो लाइक प्रॉब्ली मोस्ट डिमांडेड वॉइस ऑफ दिल्ली, जिसमें आप कमर्शियल्स में 90% कमर्शियल्स मेरी वॉइस में ही होते थे। फिर आई यूज्ड टू पोक माय नोज एवरीवेयर, लिख भी दिया, म्यूजिक कंपोज भी कर दिया, तो उसके भी पैसे मिल गए, है ना। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शंस आनी शुरू हो गई मेरे पास डायरेक्टली, मतलब मैं ऑडियो विजुअल का ठेकेदार बन गया, है ना सनी जी, यहाँ एक चीज मैं बोलूंगा, जब आप न्यूज रीडर थे जी। और बहुत कमाल के न्यूज रीडर थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने आपका शायद कोई न्यूज ऐसा नहीं है जो नहीं देखा उस टाइम में। थैंक यू सो मच। कुछ इंसिडेंट ऐसी होंगी जो आपको अभी भी याद आती होंगी। आई बिलीव मैंने कहीं पढ़ा, एक तो एक्स सर्विसमैन की कभी आपने पेंशन के बारे वो में, क्या था जब पेंशन का जब वो चल रहा था, एक में हम लोग तो खबर पढ़ते थे सिर्फ, पर वो इतना आपका अपनत्व और अपनापन इतना हो जाता था ऑडियंस के साथ। और क्या होता था ना कि सब, मतलब वो इतना, उसमें एक शालीनता थी, एक इतनी सिंप्लिसिटी थी कि एक 80 साल का दादा अपने 14 साल की पोती के साथ बैठकर देख सकता था। करेक्ट, ऑफ कोर्स, है ना। और कहता था कि बैठ के देखिए समाचार, है ना। यस। तो ये जो सारी बातें हुई, तो उसी में जैसे मैंने कोई पेंशन की स्टोरी पढ़ी, तो उनको लगता था कि अगर इसने स्टोरी पढ़ी है पेंशन की, तो सॉल्व भी यही करा के देगा, करेक्ट, है ना। तो जैसे फौजियों के बारे में था, कोई मैंने पेंशन की स्टोरी पढ़ी, तो उन्होंने खत लिखा कि बेटा मेरा भी पेंशन का प्रॉब्लम है ना। तो ये तो हम फिर अब वन वे कम्युनिकेशन होती थी सब। आई नो। आज तो आपको ईमेल आई, आपने ईमेल से उसको रिप्लाई कर दिया, उस वक्त तो कुछ नहीं होता था। तो फिर हम लोग, हमारा प्रोग्राम आता था आप और हम करके, वो खत लिखते थे। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा कि कुछ लोग हमारे समाचार वाचकों से मदद मांगते हैं, लेकिन ये सिर्फ खबर पढ़ते हैं, है ना। तो खैर वो, और फिर इस तरह से बहुत सारे, आप नेचुरली यू आर ए यंग न्यूज रीडर एंड फिर स्पेशली जो मतलब माफ कीजिएगा, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया, उस जमाने में जो यंग गर्ल्स यूज्ड टू राइट अ लॉट, यस, वो एक अलग फैसिनेशन, बिकॉज़ स्टार्स वाली फैसिनेशन होती थी आपकी। दे यूज्ड टू राइट अ लॉट, उनके खत आना या बहुत कुछ आना, मतलब रिश्ते आने की, कौन बताया कि मेरी शादी हो गई है ना। तो सब तमाम बहुत कुछ होता था। फिर एक बड़ा मशहूर किस्सा है, तो एक जो खातून थी, वो बेहद दीवानगी की हद थी उनकी, तो हर 2 दिन छोड़ के खत लिखा करती थी कि प्लीज मर जाएंगे, मोहब्बत है आपसे, तमाम चीजें। फिर हमने अब जवाब देना तो बिल्कुल, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता ना साहब, नेचुरली। और वो पिजन बॉक्स से वो चिट्ठियां आ जाती थी, हम पढ़ लेते थे, हंस देते थे, और क्या करें, जवाब भी नहीं दे सकते थे। तो उसको फिर उसने बड़ा खूबसूरत एक आइडिया दिया, उसी लड़की ने, कि मैं जानती हूँ ना तो आप जवाब दे सकते हैं, और ना आप ये जवाब देना चाहते हैं, चलिए मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूंगी,
आप ये जो हमेशा खबरों के बाद पेन उठाकर जेब में डालते हैं, हाँ, जिस दिन आप ये पेन नहीं डालेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरा खत पढ़ा है कम से कम। ओके ओके। और उसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। हम्म। तो साहब हंसने लगे सारे मेकअप रूम में बैठ के, यार ये क्या। तो एक खातून हमारे से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पढ़ती थी, उन्होंने कहा यार शामी क्यों किसी का दिल तोड़ते हो, आज कर ही दो ये ना। तो खैर और ओवर खत मैं भूल गया इस बात को कि मेकअप रूम में क्या बात हुई थी। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए और मैं पेन उठाकर जेब में यहां तक डालने लगा, मुझे ख्याल आया यार किसी को कहा था कि नहीं डालूंगा, मैंने पेन दोबारा से नीचे रख दिया साहब। एंड यू नो लाइक हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद से उनके खताने बंद हो गए। नाइस। तो ये जो छोटी छोटी यादें थी, करेक्ट। ये तो, और मैं आई यूज्ड टू घर आके हमेशा वाइफ से डिस्कस करना कि भाई आज ये हुआ हमारे साथ, एंड शी आल्सो यूज्ड टू लाफ कि अब उनको भी मालूम है कि जिस जिस मतलब स्टारडम तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, लाइक पीपल यूज्ड टू लाइक यू, पीपल यूज्ड टू लव यू, है ना। तो वो तो चलता है बिकॉज एक चैनल होता था और आप हर ड्राइंग रूम का हिस्सा होते थे और हर उम्र का शख्स आपसे प्यार किया करता था। वेरी इनफैक्ट मुझे एक और मेरे आर्मी के कोर्समेट हैं, उन्होंने बताया कि आपके ब्रदर कभी सिक्किम में पोस्टेड थे, तो उन्होंने ये कहानी उनको बताई कि आपके ब्रदर और आपके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो जो फाउंटेन पेन आप जब रखते थे, मतलब आपने जब रखा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, जिस दिन आप रखना भूल गए इसी इसका बात चलता रहे। नहीं, वो यहाँ तक ये होता था कि अगर तुम पढ़ते पढ़ते यूं कर दोगे तो भाई हम समझ जाएंगे कि ठीक है सब कुछ। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते थे। बेसिकली क्या होता है साहब, घर के हालात आपकी स्माइल से ही मालूम पड़ जाते हैं ना साहब। करेक्ट करेक्ट, है ना। जबकि वी यूज्ड टू बी वेरी इम्पर्सनल, तो पेन रख लिया, पेन नहीं रखना, तो ये छोटी छोटी ही चीजें बहुत खूबसूरत हुआ करती थी साहब। उन्होंने ये भी बताया, उसने मेरे कोर्समेट ने, कि जिस दिन आपने वो नहीं रखा और वो सिग्नल नहीं दिया था, so he came all the way, I think 50-60 उनका फोन आया, फिर उन्होंने फोन STD किया, करते। हाँ STD करा कि भाई क्या बात है, आज तुम जरा नाखुश से नजर आ रहे थे। तो क्या हो रहा है, कई बार क्या होता है ना कि आप बुलेटिन पूरा नहीं मिला आपको, और रिहर्स तो वैसे भी करने का वक्त नहीं मिलता था हमें, और कई बार टाइपिंग माशाल्लाह बड़ी खराब होती थी, तो एक कहीं सबकॉन्शियस माइंड में छोटा सा गुस्सा होता था, यार कम से कम वक्त तो टाइप तो ठीक कर दिया करो, है ना। तो ये वाली जो चेहरे पे जो कई बार आपका जो नाराजगी, अनहैप्पीनेस जो होती है वो दिखाई दे जाती है ना। तो उन्होंने कहा क्या बात है यार, ना तो तुमने आज पेन रखा, ना चेहरे पे स्माइल थी। तो मैंने कहा नहीं, वो इंटरनल मामला था, है ना। तो खैर ये अच्छा वक्त था, सिंप्लिसिटी थी। तो इस तरह से साहब 2002 में मैंने छोड़ दिया था। इनफैक्ट मैं तो इससे ज्यादा कहूंगा कि वो एलिगेंस थी, वो उस जमाने की जो एलिगेंस है वो अब बहुत कम देखने को मिलती है, एलिगेंस एंड हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि अब क्यों इतना चीखना चिल्लाना क्यों होता है, और फिर मतलब ये लग रहा है कि हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन है, मतलब अपने ही देश के लोग हो यार, क्यों लड़ते हो। यस यस, है ना। और कई बारी, और फिर जब ईश्वर ने इतने खूबसूरत माइक्रोफोन बनाए आपके लिए, तो चिल्लाने से क्या क्या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं उसकी, है ना। अगर चिल्लाना ही मापदंड है न्यूज रीडर बनने का, तो रेडी पटरी पे जो माल बेच रहे हैं उनको ले लीजिए आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। सो क्यों चिल्ला रहे हैं आप। सो ये कई बार लगता है, लेकिन फिर ये है कि आज दौर ये चल रहा है ना कि साहब तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, माल तेरा ज्यादा बिक रहा है या मेरा ज्यादा बिक रहा है। सो बेसिकली बहुत सारे फैक्ट, जो बेसिकली पहलू बहुत सारे हैं, रेवेन्यू पहलू है, टू स्टैंड आउट, सस्टेनेबिलिटी, कि यार अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या मैं टिक पाऊंगा, नहीं टिक पाऊंगा, मतलब वही देखिए, अच्छी तरह के अपने आप को स्थापित करके खड़े होना अलग बात है, लेकिन स्थापित होकर डरे रहना अलग बात है। यस यस, उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे, ये भी अच्छा नहीं है ना सर। उसके बाद आप आई बिलीव ये दूसरा एक दौर शुरू हुआ आपका मेट्रो वाला। हाँ, फिर वो मेट्रो का शुरू हुआ सर। मेट्रो अपने आप में मतलब इट्स अ फेदर टू माय कैप, बिकॉज जो जब शुरुआत हुई मेट्रो की, तो जो श्रीधरन साहब थे
Yes. और तब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि इन ट्रेन मैसेजेस पे कोई चीज होती है, फॉरेन में तो होता ही है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ भी होना चाहिए। Yes. किसी ने कहा नहीं साहब डिस्प्ले आ जाया करेगा, या भी ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि ऑडियो भी आए साथ में। तो उन्होंने कहा हाँ पूरे वर्ल्ड में तो ऑडियो चलता ही है साथ में। तब उन्होंने कहा भी ऐसा करो, एक्सपेरिमेंट के लिए 2 लोग हैं मेरे जहन में, मैं उनको न्यूज पे देखता हूँ, आई लाइक देम। अंग्रेजी में आप रिन्नी खन्ना को ले लीजिए, और रिन्नी साइमन खन्ना होती थी उसमें। Yes, रिनी साइमन होती। और हिंदी के लिए वो शामी नारायण को ले लीजिए। तो इस तरह से हमें मालूम ही नहीं था हमें क्यों लिया जा रहा है, पर ये था कि एक जो टेस्ट ट्रायल हुआ था कहीं शादरा से लेकर 30,000 तक कुछ ऐसा हुआ था। Okay. तो उस आई थिंक 99-2000 की बात थी। उस वक्त हमारी वॉइस को टेस्ट पे डाला गया था। देन लोगों ने एसोसिएट करना शुरू कर दिया, अरे ये तो वही है। फिर वो पॉपुलर हो गया। फिर देन दे थॉट कि जब ये इतनी सेफ चॉइस है, और लोगों ने, हमने टेस्ट भी इसी करके किया था कि लोग पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो अब जब पसंद आ ही रही है लोगों को तो स्टिक टू देम ओनली। फिर एक और लाइन बढ़ी, फिर ये कर लिया। फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैलती गई कि अब भाई ये मेट्रो की वॉइसेस बन चुके हैं दोनों। अब जब तक ये दोनों जिंदा हैं, इनकी आवाजें कायम हैं, कोशिश करिए कि इन्हीं की वॉइस जाए। तो वो पूरे हिंदुस्तान में फिर वो जब जाल बिछता गया, फिर मेरी अपनी कंपनी जो स्टूडियो, जो मेरा पिन ड्रॉप, जो मेरा कंपनी, तब वो 98 में शुरू हो गई थी मेरी कंपनी खुद की। तो उसमें बहुत ज्यादा फिर उसमें फिर पूरे प्रोजेक्ट टर्न की पे मिलने शुरू हो गए कि कोई भी लैंग्वेज होगी वो आप ही प्रोवाइड करेंगे। तो वो उसकी फाइल्स भी फिर हमने बनानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे ऑडियो सेक्टर के अंदर पिन ड्रॉप ने तहलका मचा दिया, क्योंकि हमने एवेन्यूज बताए साहब कि ई बुक्स क्या होती हैं। आप बच्चे को जो ये नॉवल अगर आप पढ़ने को कह रहे हैं या स्टोरी पढ़ने कह रहे हैं, अगर वो नहीं पढ़ सकता तो उसे हम बोल देते हैं उसके लिए। या लोग जो ऑफिस जाते हैं वो प्रेमचंद की कहानियां सुनना चाहते हैं या डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे ना साहब। कैसेट आती थी उन दिनों में, कैसेट डालेगा और सुनेगा। और फिर इस तरह से ई लर्निंग का दौर जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ वो, और फिर जितने किले थे सब या प्लेसेस ऑफ टूरिज्म, तो पहले क्या होता, लाइव गाइड आप लेते थे, एक आदमी को लेते थे। अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है नहीं मालूम, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर उसके लिए ऑडियो गाइड्स में वॉइस जानी शुरू हो गई। उसको हमने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे की म्यूजिक मिक्सिंग्स क्या होती हैं। तो ये जिस तरह से दुनिया बढ़ती चली गई या उसकी तरक्की होती चली गई या आधुनिकता उसकी बढ़ती चली गई, हम भी उसके साथ साथ चलते गए। और वॉइस का अपना एक जो अलग एक जो पहचान थी, ऑडियो अपने आप में खुद ब खुद एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन गया सब। एब्सोल्युटली इनफैक्ट मेट्रोमैन ने आपकी वॉइस को जो है इमॉर्टल वॉइस बना दिया और गोल्डन वॉइस बना दिया। और चलिए वो उसका ऊपर वाले का करम है। और मतलब सही पूछिए तो श्रीधरन जी साहब का तो मैं कभी कर्ज लौटा ही नहीं सकता। उन्होंने And you deserve that. Samiji, you deserve that. Means चलिए ये था कि चलिए उन्होंने देखा था, सुना था। नहीं तो एक साउथ इंडियन अगर किसी को भी ले लेता तो उनका इसका मतलब उनको उनकी पारखी नजर थी कि उन्होंने कहा नहीं हिंदी में ही अच्छा बोलता है, अंग्रेजी में ही अच्छा बोलती है ना। तो ये इन बातों से फायदा हुआ सब। नहीं डेफिनेटली। अभी आज आई थिंक 4 to 10 million people are listening you every day and there can't be anything greater than that. It's fantastic. इनफैक्ट एक जगह कहीं आपसे किसी ने पूछा था और आपने कहीं बोला कि जब आप न्यूज पढ़ते थे तो किसी ने बोला था कि आप गवर्नमेंट के फेवर में कभी झूठ भी बोलते हैं। तो आपने बोला नहीं साहब हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच को थोड़ा छिपा देते हैं। ये बड़ा, क्योंकि बड़ा नॉर्मली न्यूज के साथ अब तो सरेआम लोग बोलते हैं ना यार क्या बोल रहे हो भैया, है ना। अब तो एक चैनल दूसरे के लिए ही बोल देता है। नहीं, हम किसी ने ये नहीं कहा था कि आप झूठ बोलते हैं, उसने क्या आप कभी झूठ बोलते हैं।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते, कभी कभी सच छुपा लेते हैं। तो उन्होंने कहा वो समझ नहीं आया, सच क्या छुपा लेते हैं? कैसे मैंने कहा सच बहुत पॉजिटिव तरीके से छुपाते हैं और बेहतर फ्यूचर के लिए छुपाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को बचाने के लिए छुपाते हैं। तो कैसे? मैंने कहा सपोज कीजिए एक खास जगह पर दंगा हुआ, राइट्स हुए, तो हम जिसको नहीं भी पता पढ़ के बता देंगे कि साहब दंगा हुआ, और वो रिएक्टिव हो जाएगा। यस यस, ठीक है, तो धीरे से कह दिया कि आज थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, अब स्थिति काबू में, बस बस, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि इतने चाकू चले और उसको बाहर उठा के बोलूं, तो क्या होगा कि वो जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस है, वो मुखर हो जाएंगी, आदमी बाहर निकल कर आएगा, अच्छा मैं भी देखता हूँ। तो हम चाहते थे कि वो जो जिससे बात बढ़ने की आशंका है, यस यस, वो ना हो। तो इसलिए मैं कहता था कि इस वजह से सच को छुपा ले। So it was for the betterment of the society. Betterment of the society, and we never want that situation should get exaggerated. Absolutely, absolutely. जो आज जानबूझ के करते हैं लोग, तो आज बेचने के लिए किया जाता है ना, तो लोग फिर कहते थे अब समझ आया कि आप सच क्यों छुपाते हैं। That is really good. When I read it also, I said I will clarify this point. So that's the thing, sir. और मेट्रो की कोई ऐसी इंसिडेंट जो आपको याद हो अभी भी, मतलब कोई रिएक्शन किसी का कभी? हाँ, रिएक्शन तो बहुत लोग मतलब जैसे कोई भी अच्छी या बुरी घटना होती थी, तो ये एक अच्छा मेरे साथ एक सिला जुड़ा हुआ था कि भाई शम्मी नारंग को बुलाया जाए आज खबर के लिए। जैसे राज कपूर साहब की जब डेथ हुई, तो उसको बहुत ही एक काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट हैड टू गो। तो फिर जब मैंने पढ़ा, तो उसके बाद कोई 3 साल के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी रितु नंदा से मेरी मुलाकात हुई। तो इमेजिन, नहीं तो इतनी बार इतने बड़े लोग हैं, तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया, आर यू द सेम वन हु रेड अबाउट माय फादर? ओह, क्या बात है। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, कि जो जिस इमोशन से तुमने पढ़ा था, वो हमें बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये जो छोटी छोटी जब लोग मिलते थे, हम तो भूल भी जाया करते थे, वेरी फ्रैंक, है ना सर। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं सब, ये जो तमाम चीजें होती हैं। फिर मेट्रो ने आपको जिंदा कर दिया, फिर मेट्रो के किस्से शुरू हो गए, लाइक मतलब जैसे अभी मैं बड़ा मजाक करता हूँ, एक जमाना था जब हम किसी स्कूल कॉलेज में जाया करते थे, तो हमारा तारुफ कराया जाता था कि नाउ वी हैव एस न्यूज कास्टर शम्मी नारंग। अब बच्चे स्कूल के बड़ा बड़ा बैनर्स लगे होते हैं, वेलकम मेट्रो अंकल, है ना। तो उनको लगता है कि ये मेट्रो वाले अंकल हैं ना। किसी बच्चे ने भी तो आपको मेट्रो के अंदर बोला था ना कि हाँ, वो तो ये था कि एक बार मैं अपने भाई के साथ जा रहा था, वो जर्मनी से आए थे, तो उनको मेट्रो दिखाने ले जा रहा था। तो मैं भी शायद इतना कभी मेट्रो में मैंने सफर किया नहीं ज्यादा, तो संडे का दिन था, वो कहने लगे यार वहाँ जर्मनी में भी लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाई मेट्रो में सुनाई देता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें, तो हमने कहा चलिए हम चांदनी चौक तक जाएंगे और वो लाइक सीसगंज गुरुद्वारे में हम मत्था भी टेक लेंगे, है ना, और चाट पकौड़ी भी खाएंगे, चांदनी चौक उतर गए तो यहाँ से साउथ दिल्ली से गाड़ी पकड़ेंगे और चांदनी चौक जाएंगे। तो मैं जा रहा था तो गाड़ी खाली थी, तो सिर्फ एक माँ और बच्चा बैठे हुए थे। तो वो बच्चे ने फिर बार बार जब मैं कुछ बोलता था ऊपर से आवाज आती थी, तो मुझे इमिटेट करता था। मैंने जिस स्टेशन का नाम लेना, उसने उसी स्टेशन का नाम लेना। In fact, he kept trying imitating my voice. Modulation, yeah. उसी he wanted to imitate me actually. Yeah. तो फिर थोड़ी देर में कहता, तो मम्मा ये अंकल के कितने मजे हैं ना, ये सारा दिन गाड़ी में भी घूमते रहते हैं। तो उसने सोचा वही माइक्रोफोन लेके इंजन ड्राइवर के साथ बैठा। नेचुरली उसको ये बड़ा खुश था कि ये अंकल को कितनी सवारी मिलती है मेट्रो की। तो मेरे ब्रदर से रहा नहीं गया, मैं तो हंस के चुप हो गया। लेकिन फिर जब वो उतर रही थी लेडी, कहती मैडम आपका एक डाउट दूर कर दूं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ना, अरे ये तो शम्मी नारंग है। बोले इन्हीं की आवाज है।
Oh my God. देन तब तक वो बच्चा भी उतर गया। मतलब ये छोटे छोटे इंसिडेंट आपको सुनाई देते रहते हैं। What a compliment! What a compliment! Means, लाइक दैट्स इट। yeah, it's a very fascinating memories, Sameer. हाँ, बहुत कुछ होता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब चलो मतलब हमने सोचा क्या टैक्सी करनी, तुम्हारी आवाज सुनते ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना? सही बात। It's very pleasant. It's very pleasing, and in fact, it's so true that in fact, what you brought the background कि डिस्प्ले ही रखते हैं, बट डिस्प्ले के साथ जब वॉइस आ गया है, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू सी द डिस्प्ले, so you just हाँ, listen जी where जी because so much of crowd is there, you can't see the display, you are standing at a place where you can't watch it. So this voice make all the more, and so distinct, so audible, and so clear. कोशिश की जाती है कर्नल साहब कि वो एक जो उसकी गरिमा है, Yes. जो एक और उसकी जो क्लैरिटी है कि अगर आपने एक स्टेशन का नाम लेना है तो वो जो एम्बियंट साउंड में ट्रेवल कर रहा है उसके कानों तक एकदम सही आवाज पहुंचे। Absolutely, absolutely, no doubt in that. So, Sameer, in fact, I would like to say that voice is the biggest asset of communication. Everybody knows that. So, what would you like to say? Is it a skill or is it a talent? See, I normally, you got to, every step you got to upgrade yourself. You got to groom, you got to valorize yourself. आपको है ना, आपको रोज एक यही लक्ष्य लेके चलना है कि मुझे बेहतर से बेहतर होना है। और मतलब एक एक शब्द के लिए, अच्छा एक हमारे जमाने में साहब कोई शर्म या कोई झिझक नहीं थी कि आपको नहीं अगर शब्द प्रोनाउंस करना आ रहा तो आप पूछेंगे नहीं। तो जो आपसे बड़े होते थे और जो गुरु स्वरूप शख्सियत होती थी उनसे पूछ भी लेते थे हम लोग कि साहब ये शब्द मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। तो बहुत से बच्चे पूछते थे आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। सो आई ऑलवेज से कि देखो मेरा प्रोफेशन है बेटा, है ना, मतलब आप छोड़ो मतलब एक घर में अच्छा मैकेनिक और बुरा मैकेनिक भी वही होता है जो एक वो होगा जो आधा पेच नहीं कसेगा और एक वो आएगा जो पूरा पेच कसने के बाद उस मशीन को ठीक करके ही जाएगा। तो लाइक आप उसको हमेशा जिंदगी भर याद रखते हैं बिकॉज यू अप्रिशिएट द परफेक्शनिस्ट एक्चुअली, है ना, जाने अनजाने में भी। तो यही हमारा मकसद था कि भाई आप बोलें, सही बोलें, शुद्ध बोलें, स्पष्ट बोलें, सामने वाले को ये ना कहना पड़े पार्डन प्लीज, कम अगेन, सॉरी समझ नहीं आया। तो हम में और एक नॉर्मल कम्युनिकेटर में फर्क नहीं रह जाएगा। तो हम बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि आप शुद्ध बोलिए, सही बोलिए। अमिताभ बच्चन आज 80 साल की उम्र में भी साहब जब बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, यू आर ऑल ग्लूड टू योर चेयर। और वो एक कम्युनिकेशन का वो जो एक सिर्फ सुनना और बोलना नहीं होता, वो जो आपसे कनेक्ट बनता है, जो आप जो संपर्क एक ब्रिजिंग होती है, जो आप उसको सुनना चाहते हैं, बिल्कुल वो अगर आप वो वाला जज्बा लेकर किसी से बात करेंगे तो उसे ही फिर आप सही मायनों की अच्छी वाली कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी सुन रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हाउ दे मेक देयर वॉइस कम्युनिकेशन बेटर? नहीं, अब आप वॉइस कम्युनिकेशन तो एक बहुत बहुत ही वास्ट ये है कि मुझे लगता है कि वॉइस बल्कि बोलना चालना जो बंद होता जा रहा है। यस। अब उंगलियां आपकी जुबान बन गई हैं। हाँ, यस। अब आप बोलते कम हैं, बोलते हैं तो बहुत मतलब कई बार बड़ा मीनिंगलेस होता है। और अगर कुछ कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो आप फोन उठाते हैं और उसे टाइप करके भेज देते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जुबान और कानों का रिश्ता बहुत पुराना है, कम्युनिकेशन उसी को कहा जाता है। तो अपनी जुबान को ज़हमत दीजिए ताकि आपकी आवाज
आप क्या कहना चाहते हैं लोगों के कानों तक जरूर पहुंचे, बिल्कुल है ना? सही। नहीं तो बातचीत बंद हो जाएगी साहब, धीरे धीरे करके। और बिल्कुल। फिर आपका अपना बोलना और उसकी जो आदत है उससे आप छूट जाएंगे, हम्म, है ना? फिर आप सिर्फ सोचेंगे कि जो चिल्लाता है वही बोलता है, हम्म, क्योंकि कंटेंट कई बार बहुत अच्छा जो निकलता है आपका, जो जो आपके जज्बात होते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो आपका आइडियलिज्म होता है, आपके आदर्श होते हैं, वो कह के बेहतर पहुंचते भी हैं और कन्विंसिंग भी ज्यादा होते हैं। एब्सोल्युटली आई लेकिन फुल। अगर आप उन्हें, मतलब खाना कितना भी अच्छा बना लीजिए, और अगर आपकी परोसने वाली थाली भी अच्छी है, सुंदर है, तो खाना और स्वादिष्ट लगेगा। यानी आपके पास कंटेंट तो है, लेकिन आप बोल ठीक नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल शायद कहीं वो आधापन हो जाता है उसमें। तो बिल्कुल। उसे उसे मुकम्मल करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आप अच्छी थाली का भी इस्तेमाल कीजिए, यानी अच्छी जुबान का भी इस्तेमाल कीजिए। टोनलिटी, यस। हाँ, ठीक है ना? तो आप क्लैरिटी लाइए, एक उसमें शुद्धता लाइए, स्पष्टता लाइए, कन्विक्शन लाइए। अमिताभ बच्चन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इतनी कन्विक्शन है कि वो झूठ भी बोलते हैं तो सच लगता है। यस 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 यस। ठीक है ना? तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप झूठ बोलिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपकी आवाज की वजह से और आपकी गुफ्तगू की वजह से इंसान आपसे जुड़ा रहे, बस। बिल्कुल सही। समी साहब, आपने कितना सारा हम सभी के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए इतना सारा प्रेरित किया है अपनी बातों से। जाते जाते बस एक सेंटेंस तो एक मेट्रो वाला बता के बोलिए जो लोग याद रखेंगे। और मैंने ये सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, यू आर ए गाना वाना तो नहीं सिंगर। है। चलिए मैं सबको मैं उनके लिए जिन्होंने, जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए दुआएं ही छोड़ सकता हूं, तो किस तरह से छोड़ी जाएंगी? यस। आपका अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल है। आपके लिए खुशियों के द्वार चारों ओर से खुले रहेंगे। आप जब चाहें, जैसे चाहें चढ़ जाएं, जैसे चाहें उतर जाएं। दुआ करते हैं कि आपका ये सफर खुशनुमा रहे और खुशियों से भरा रहे। थैंक यू सो मच समी साहब, थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल मैसेज। एंड मैं अपनी तरफ से और मेरे ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थैंक यू ऐसे सो मच। ही हमारे हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को प्रेरित करते रहें और ऐसे ही बोलते रहे। आपकी आवाज तो अमर है ही, और मैं तो चाहूंगा आप भी अमर हैं, तो बहुत ही अच्छा है। सच थैंक ए यू सो मच। वंडरफुल लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो तो मच। ऑनर, थैंक यू सो मच सर, एंड गॉड ब्लेस यू। और आपको तो जाते जाते जय हिंद। थैंक यू सो मच।